Good morning, plus 2 class. In the previous lecture, we discussed about the rate of a chemical reaction. That what is the rate of a chemical reaction, and now we'll discuss about the factors which influence the rate of a chemical reaction. And the first factor is nature of the reactants. Yeah. So if the stronger is the bond between the reactants, then larger amount of energy is required to break the bond. As we know now, when we are doing a chemical reaction, there is a need to break the bond between the reactants. Clear? If the bond between the reactants is very strong, then a large amount of energy is required to break the bond, and large energy is released during the making of a bond. Therefore, slower will be the rate of the reaction. ठीक है, अगर रिएक्टेंट्स के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो अगर वीक होंगी, ठीक है, तो वो फटाफट से जो है फर्निश हो जाएंगे आयंस में, और तब रेट कैसा होगा, फास्ट होगा. लेकिन अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो रेट कैसा चलेगा, स्लो चलेगा. कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेकंड पैरामीटर इज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. अगर ना कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हैं और स्टार्टिंग में अगर आपने रिएक्टेंट्स ज़्यादा अमाउंट में जो है वो इंक्लूड किए हैं तो रिएक्शन जो है वो फास्ट चलेगा. ठीक है, तो जितने ज़्यादा रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेट भी क्या होता है, इंक्रीज़ करता है. क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे, ठीक है, उनका अमाउंट बढ़ेगा, तो फटाफट से वो फर्निश होना शुरू हो जाएंगे. तो रेट है क्या, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. उतने ज़्यादा रिएक्टेंट्स अगर रिएक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है, रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट मीन द रेट क्या होगा, उतना ही फास्ट होगा. थर्ड पैरामीटर इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम. टेम्परेचर का काम जो होता है ना, ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है. इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो बॉन्ड है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इस वजह से जो रेट है वो क्या करता है, इंक्रीज करेगा. तो हायर द टेम्परेचर मोर विल बी फास्टर विल बी द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. फोर्थ पैरामीटर इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. देयर आर सम पर्टिकुलर रिएक्शंस ना जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही जो है वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और अगर उनको कैटलिस्ट के एब्सेंस में रिएक्शंस करवाए जाएं तो बहुत ही स्लो हो जाते हैं. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि H2 + O2 इज़ गिविंग वाटर, ठीक है, तो देखने में लगता है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसे निकल या प्लेटिनम तरह के कैटलिस्ट चाहिए होते हैं. अगर ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में आप रिएक्शंस करोगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है रिएक्शन करने में. ठीक है, तो सम रिएक्शंस देयर इज़ अ नीड ऑफ कैटलिस्ट. इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट देयर रेट बिकम्स एनहांस. ओके. फिफ्थ पैरामीटर इज सरफेस एरिया. देखो, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैक्सिमम जो रिएक्टेंट्स होंगे वो सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है, और उतनी जल्दी वो क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो जितना सरफेस एरिया भी इंक्रीज़ करता है उतने ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा. सिक्स पैरामीटर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट. देयर आर सम रिएक्शंस जो कि लाइट में ही होते हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन. सभी नहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जो लाइट की प्रेजेंस में ही होंगे. ठीक है, तो उनके केसेस में हम कहेंगे अगर एब्सेंस लाइट नहीं होगी तो वो बहुत ही स्लो हो जाते हैं या नेग्लिजिबल उनका रेट हो जाता है. लेकिन अगर आप लाइट की प्रेजेंस में करोगे द रेट बिकम्स फास्टर. क्लियर. तो अभी हमने डिस्कस किए हैं इनके फैक्टर्स जो कि केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, वजह एनहांस करते हैं. ठीक है, अब एक साइंटिस्ट था, ठीक है, साइंटिस्ट था, दो साइंटिस्ट थे एक्चुअली में, गुलबर्ग और वेग. ठीक है, उन दोनों ने मिलके ना बल्क में जो है रिएक्शन के रेट को डिस्कस किया, और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जो रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो उसको उन्होंने लॉ की फॉर्म में दिया. इट इज़ नॉन एज लॉ ऑफ मास एक्शन. ये आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है. दिस लॉ वाज गिवन बाय द टू साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वेग. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमने जनरली एक रिएक्शन ले लिया. मान लेते हैं मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है, कैपिटल A और कैपिटल B. ठीक है, ये क्या है, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, और स्मॉल a जो है इट इज़ अ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कैपिटल A रिएक्टेंट, एंड स्मॉल b जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है कैपिटल B रिएक्टेंट का. ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये मिलके बना रहे हैं कैपिटल C + कैपिटल D, ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, और स्मॉल c और स्मॉल d क्या चीज़ आ गई, इन दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे.
ठीक है। तो ये लॉ कहता है कि व्हेनेवर रिएक्शन अकर, ठीक है, तो जो रेट होता है वो टोटली डिपेंडेंट करता है जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर और उन रिएक्टेंट्स के जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो इनको हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं इनको हम पावर की फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। अब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, पावर क्या लिया मैंने, ए, स्मॉल ए क्या है, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, साथ में कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है बी, और पावर में क्या आ जाएगा, जो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। रेट, और ये अगर आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव किया तो आपने यहाँ पे ले लिया कांस्टेंट, स्मॉल के है ये, एंड इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ये हमारे पास एक लॉ की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया गया विद द साइंटिस्ट गुलबर्ग एंड वेग, ठीक है। तो क्या कहेंगे इस लॉ को, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of molar concentration of the reactants with each term raised to power equal to their stoichiometric coefficient, ठीक है। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है वही यहाँ पे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, लॉ की फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये ऑब्जर्व किया गया, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स या ऑल स्टोइकियोमेट्रिक टर्म्स, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इसमें यहाँ पे ए और बी लिखा है, ये कॉफिशेंट्स हैं, एक्चुअली में ये नंबर्स हैं, 10 मोल्स लिए मैंने, 20 मोल्स लिए, ठीक है। तो कहता है कि एक्चुअली में क्या होता है, रेट कभी भी हर एक सारे मोल्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए की जगह मैं 10 ले लूँ, 10 मोल्स ऑफ ए और 10 मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो एक्चुअली में रेट ना 10 में से 5 मोल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 5 मोल्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शंस में सारे के सारे रिएक्टेंट्स जो हैं वो डिसोसिएट नहीं होते हैं, यानी कि 100% रिएक्टेंट जो है वो कंज्यूम नहीं होते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से जनरली क्या किया मैंने कि इस अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको बताया है कि कभी भी रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन में जो जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उनमें से फ्रैक्शन ऑफ दैट कोफिशिएंट जो है रेट डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं ए जो है उसमें से अल्फा जो है इट इज फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए एंड बीटा इज ए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ बी, ठीक है। तो रेट ए और बी पे टोटली डिपेंड नहीं करेगा, ए में से फ्रैक्शन के ले लिया मैंने अल्फा और बी से फ्रैक्शन मैंने क्या ले लिया, बीटा, ठीक है। कुछ ही मोल्स के ऊपर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो फिर से सेम वही लिखा है, तो ये जो एस्टैब्लिश किया गया इसको एक नया नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया रेट लॉ, ठीक है। तो रेट लॉ जो क्या कहता है, फिर रेट लॉ कहता है इट इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ अ रिएक्शन in terms of molar concentration of reactants with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of that reactant in the balanced chemical equation। वैसे ज़रूरी नहीं है कि मे बी समटाइम्स टोटली ए पे डिपेंड कर भी सकता है और कई बार पूरे के पूरे कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं भी करता है, ठीक है। तो ए में से हमने थोड़ा सा पार्ट क्या ले लिया, अल्फा, और बी से हमने थोड़ा सा पार्ट क्या लिया, बीटा, क्लियर। तो ये हमारे पास रेट लॉ की फॉर्म में एस्टेब्लिश हुआ है। फिर क्या आता है कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है ना ए और बी की वो 1 है। अगर मेरे पास दोनों रिएक्टेंट्स की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 की फॉर्म में चल रही है तो उस केस में हमारे पास रेट किसके इक्वल बन जाएगा, स्मॉल के बन जाएगा। स्मॉल देखो यहाँ पे 1 पुट किया, दोनों 1, तो रेट बिकम्स इक्वल टू स्मॉल के, इट इज इक्वल रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आ जाएगी, क्या डेफिनेशन आ जाएगी, रेट कांस्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन when the molar concentration of each reactant is taken as unity, ठीक है। तो ये मेरे पास रेट लॉ पढ़ा हमने, लॉ ऑफ मास सेक्शन पढ़ा, साथ में रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया।